चैप्टर का नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आपको पता होगा अकाउंट्स में क्लास 12th में 3 बुक होती हैं टीके गोयल की, जिसकी तीसरी बुक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये उसका पहला चैप्टर है। बेसिक्स है तो आराम से ही चलेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बताता है कि हम लोग शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो होता है वो हमेशा और हमेशा शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा। और याद रखने वाली बात, शेड्यूल 3 कोई हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं बताता है, वो हमेशा एक वर्टिकल फॉर्मेट बताता है। सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर जो आज तक हम लोग बैलेंस शीट बनाते आए हैं वो ऐसे तरीके के साथ था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल और एसेट्स, राइट। इधर लायबिलिटी कैपिटल लिखते थे, इधर एसेट्स। तो ये एज इन हॉरिजॉन्टल है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कुछ इस तरीके से बात करता है, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमें बात करता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। फिर हम लोग इक्विटी लायबिलिटी के बारे में ढेर सारी बातें लिखते हैं, फिर लिखता है एसेट्स, फिर हम लोग एसेट्स के बारे में ढेर सारी बातें लिखते हैं। और यहाँ एक टोटल होता है और यहाँ एक टोटल होता है। वी विल टॉक ऑन दिस लेटर ऑन फॉर्मेट पे। बस मैं आपको समझा रहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, राइट। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ। इन टुडेज वर्ल्ड एवरीवन इन द इंडस्ट्री बिजनेस इज यूजिंग इंड एएस इंस्टेड ऑफ एएस, देयरफॉर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विल बी चेंज इन द नियर फ्यूचर। मतलब सर अभी जो वैसे ही आपके काम करनी है, ये आउट ऑफ सिलेबस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अब हमारे देश में एएस नहीं यूज होता है, अब हमारे देश में इंड एएस यूज होता है। तो नीचे जो फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जो आपको पढ़ाऊंगा, आपके क्लास 12 के लिए तो रेलिवेंट है, लेकिन मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। कल को आप बीकॉम एमकॉम अच्छी जगह से करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल, तो आपको मिलेगा कि आपका फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो गया। सर एग्जाम में क्या करना है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही, जो आज तक आपने पढ़ा है वही। तो पार्ट 1 बैलेंस शीट के बारे में बात करता है, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बारे में। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा है, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट, एसेट, जो भी। याद रखने वाली बात, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो सर हमारा जो बैलेंस शीट है वो टोटल 5 मेजर हेड्स में बटा हुआ है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है बाबू सोना, वो हमारा टोटल 5 मेजर हेड्स में बटा हुआ है। कितने मेजर हेड्स में बटा हुआ है? 5। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर हमारा पहला मेजर हेड आता है शेयर होल्डर फंड्स, राइट। हमारा दूसरा मेजर हेड आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, हमारा तीसरा मेजर हेड आता है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ पर टोटल आ जाता है, टोटल ए बोल लो, बी बोल लो, जो भी। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं सर यहाँ पर रोमन नंबर में सेकंड, एसेट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा है इसके आगे रोमन नंबर 1 रहेगा। फिर यहाँ पर हमारा फोर्थ मेजर हेड निकल के आता है नॉन करेंट एसेट्स, और फाइनली लास्ट मेजर हेड निकल के आता है करेंट एसेट्स। फिर इसका भी हमारा टोटल हो जाता है, ठीक है। तो इन 5 मेजर हेड्स में हमारा बैलेंस शीट बनता है। सर अभी आप देखेंगे तो आपको 2-4 मेजर हेड ज़्यादा दिखेंगे, बस मेरे पे भरोसा रखिएगा। पहला मेजर हेड मैंने आपको बताया शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर 3 बातें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ लिखा हुआ है, सीबीएसई ने खुद लिखा है आपकी किताब में। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको छोड़ दो। यानी शेयर होल्डर फंड में आप पढ़ोगे, मैं टिक लगाते जाता हूँ, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो सेकंड लाइन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने देखो मेरे बच्चों ने काटा भी हुआ है। ये जो यहाँ पर लिखा है मनी सेविंग शेयर वारंट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर नॉन करेंट एबिलिटीज में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज सिलेबस का पार्ट नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करेंट लायबिलिटी में भी सेम बाबू सोना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, अदर करेंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आते हैं नॉन करेंट एसेट्स में। जिनके पास पुराना बुक होगा ना, वहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट्स के बदले लिखा होगा फिक्स्ड एसेट्स। ये पुराना फॉर्मेट है, बदल चुका है। सर आपने तो बोला था कि नया वाला फॉर्मेट बीकॉम एमकॉम में आएगा। नहीं बाबू, पहले इस जगह पे फिक्स्ड एसेट्स होता था, उसको पीपीई कर दिया गया है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जो आप दूसरा मैं बात कर रहा था ऊपर में, छोड़ दो उसको, आप इसी पे फोकस करो। तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हमारा आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देख लो यहाँ स्टार मार्क है, डबल स्टार मार्क है, बताऊंगा क्या है। इंटेंजिबल एसेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हम लोग टिक भी लगा रहे थे तो पैरेलली लगा लेते, क्या क्या आएगा, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और डेफर्ड टैक्स एसेट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स। फिर हमारा करंट एसेट्स में क्या आएगा सर? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। अब देखो ऊपर में जो पीपी वाले पे एक स्टार मार्क था, अगर मैं आपको दोबारा ले चलूं तो यहाँ देखो
इस वाले हेड में एक स्टार मार्क है यहाँ पे, और इस वाले हेड में सर 2 स्टार मार्क है यहाँ पे, राइट। तो एक स्टार मार्क क्या बोलता है कि फिक्स्ड एसेट्स इज रिप्लेस्ड विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और द टर्म टेंजिबल एसेट्स इज रिप्लेस्ड विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। अब मैंने आपको जो बताया, जो सीबीएसई ने लिख रखा है, वो मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को नोट्स में लिखवाया था, वो आप देख लो। एज पर सीबीएसई रेगुलेशन या सर्कुलर नंबर 43 डेटेड इतना 2013, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी एग्जामिन्ड इन द बोर्ड एग्जाम, यानी आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, फिर ये आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। हाँ, चलिए सर, हमने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट देख लिया, अब हमें समझना ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। बहुत इजी ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने एक डायग्राम बनाया होगा, अगर इस बच्चे ने बनाया तो ये रहा ऑपरेटिंग साइकिल। मैं आपको इस डायग्राम से ही पढ़ा देता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। फिर हम लोग इधर आके एक बार देख लेंगे इसको, इलिस्ट्रेशन को, आप यहाँ से सीख लो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है ऐसा टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ जी सर, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश। मतलब आपके यहाँ से कब कैश निकला और आपके यहाँ कब कैश आया, उस बीच के टाइम को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। सी, मैंने यहाँ लिखवा दिया था व्हाट्सएप लैंग्वेज में, मैं इसे व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलता हूँ। क्या लिखवाया मैंने, कैश जाने से लेकर वापिस आने तक के पीरियड को, यानी बीच के टाइम को, साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। बच्ची ने बहुत प्यारे नोट्स लिखे हैं। कैश जाने से लेके, लेट से 1 जनवरी को आपके यहाँ से कैश निकला। कैश क्यों निकला, आप रॉ मटेरियल मंगवाए 2 लाख का, आपने उसे प्रोसेस किया, फाइनल गुड्स बनाया, गोडाउन में रखा, शॉप में रखा, फिर आपने उसको कैश में बेचा 3 लाख का, कब, 1 नवंबर को। तो आपके यहाँ से कुछ कैश निकला था 2 लाख का, और आपके यहाँ वापस आया वो 3 लाख बन के, कब से कब तक, 1 जनवरी से लेके बाबू सोना 1 नवंबर तक। तो ये जो 1 जनवरी से लेके 1 नवंबर का पीरियड है, इस बीच के साइकिल को इस कंपनी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना हो गया, 10 महीना। कैसे, पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सर नवंबर पूरा नहीं लेंगे क्योंकि 1 नवंबर है, तो अक्टूबर तक, तो हो गया ना 10 महीना। यस, फिर से बोल देता हूँ, कैश जाने से लेकर कैश आने तक हम लोग इसको क्या मानते हैं बाबू सोना, ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे मैंने एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया है, जिसका आप लोग भी ध्यान रख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये वाला, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, अज्यूम कर लेना कि वो 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है। अब देखो आपको यहाँ समझ में आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने आपको पढ़ा है करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं। करेंट एसेट्स उसको बोलते हैं जो कि हमने हेल्ड कर रखा है ट्रेड करने के लिए, जैसे स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एक्सेट्रा। या फिर एक्सपेक्टेड है कि वो हमारा रियलाइज हो जाएगा, ठीक है, इन कैश विद इन हायर ऑफ, हायर ऑफ मतलब या तो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल या तो 12 महीना। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, मान लो आपके पास एक एसेट है, कैसे पता चलेगा कि वो करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट है। तुम बोलोगे सर 12 महीने तक है तो करेंट एसेट है, 12 महीने के बाद का है तो वो नॉन करेंट एसेट है। ऐसे नहीं चलता है बाबू सोना, ये कंपनीज अकाउंट्स हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्यार से इतना नहीं समझ में आएगा। सर कोई भी एसेट हमारा करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल, जो मैंने समझा दिया। याद रखिएगा, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा कि करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट है, या करेंट लायबिलिटी है या नॉन करेंट लायबिलिटी, क्वेश्चन खुद बता देगा ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, वो आपको नहीं निकालना है। हाई गारंटी 99.9% ऑफ द टाइम क्वेश्चन खुद बता देता है। तो सर कैसे पता चलेगा करेंट एसेट है, दो तीन बात होना चाहिए, या तो स्टॉक होना चाहिए ये, तो करेंट एसेट ऑटोमेटिकली है, या फिर आपको एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आप विद इन 12 मंथ्स, या फिर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल खत्म होते होते विच एवर इज हायर, या तो 12 महीना या तो ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा, उसके अंदर अंदर में अगर आप माल बेच देते हो, एसेट बेच देते हो, तो वो आपके लिए करेंट एसेट है, अदरवाइज नॉन करेंट एसेट है। समझाने के लिए समझाता हूँ। क्लासिफाई वेदर द फॉलोइंग एसेट्स आर करेंट एसेट्स और नॉट, ऑफ नहीं होगा, और होगा, और नॉट। एसेट का नाम है ABCDEFG, और है नहीं, बस इतना ही है। मान लीजिए कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है 9 महीना, यानी कंपनी के यहाँ से कैश निकलता है 9 महीने में वापस आ जाता है। एसेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11 महीने में बेच देंगे। सर आपने पढ़ाया था 9 महीना या फिर 12 महीना, विच एवर इज हायर, अगर इतने के अंदर में हम लोग बेच रहे हैं तो करेंट एसेट, अदरवाइज नॉन करेंट एसेट। तो देखो 9 महीने का कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है, ओ एसेट बेच रहे 11 महीने में, लेकिन 12 महीने तक का टाइम तो है, तो करेंट एसेट।
12 महीने कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है, एसेट 13 महीने में बेच रहे हैं, तो 12 महीना या फिर 12 महीना, विच एवर इज हायर, इनमें से जो हायर है, इसके अंदर बेच रहे तो करेंट, इसके बाहर बेच रहे तो नॉन करेंट। सर 12 महीने तक का ही था और वैसे भी 12 ही होता है, तो 13 महीने में बेच रहे तो ये नॉन करेंट है। 27 महीना 15 महीना, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है 27 महीने का होगा अपना, लेकिन सर हम लोग एसेट बेच रहे हैं 15 महीना में, करेंट एसेट है। कैसे? 12 महीना या फिर ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज 27 महीना, विच एवर इज हायर, अगर इसके अंदर में बेच रहे हो तो करेंट एसेट, इसके बाहर में बेच रहे हो तो नॉन करेंट। यानी 27 महीने के अंदर अंदर में तुम बेच रहे हो तो करेंट एसेट है, 28वें महीने में तुम बेच रहे हो तो बाबू सोना ये नॉन करेंट एसेट। लेकिन आपने तो यहाँ 15 महीने में बेच दिया तो ये करेंट एसेट है। 13 महीना या 12 महीना विच एवर इज हायर, ऑपरेटिंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए, एसेट बिका 11 महीने में तो करेंट एसेट। 8 या 12 विच एवर इज हायर, 9 महीने में बिका तो करेंट एसेट। 15 या 12 विच एवर इज हायर, 16 महीने में बिका तो नॉन करेंट एसेट। 12 12 12 करेंट एसेट। लायबिलिटी का भी सेम है। अगर आप पर्पस इसका है कि ट्रेड करोगे तो ठीक है, और नॉन करेंट लायबिलिटी तो सबको पता ही है, अदर देन व्हाट सो एवर दैट इज। यानी लायबिलिटी भी सेम है, 12 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, अगर इसके अंतर्गत में बेच दे रहे हो तो ये तुम्हारा करेंट लायबिलिटी है, इसके बाहर में बेच रहे हो तो ये तुम्हारा नॉन करेंट लायबिलिटी है। और ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट नोट, proposed dividend is part of notes to accounts, notes to account। proposed dividend notes to account का पार्ट है और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट notes to account का पार्ट है, शेयर कैपिटल में जाता है, हमने पढ़ रखा है। देखो नोट्स टू अकाउंट ऐसे बनता है, शेयर कैपिटल, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, जो भी शेयर है। जैसे मैं लिख देता हूँ 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है। इशूड कैपिटल, लेट से आपके पास अथॉरिटी 100 शेयर इशू करने का, लेकिन आप इशू किए हो 10 शेयर, तो 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 100 रुपये। और ध्यान से देखो डबल लाइन से क्लोज है, यानी इसके नीचे का कैलकुलेशन जो भी होगा अलग चलेगा। ठीक है। फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब में दो पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। लेट से 10 शेयर में से 8 शेयर सब्सक्राइब हुए जो फुल्ली पेड अप है, तो 80 रुपये हमारे इधर आ जाएंगे। 2 शेयर ऐसे हैं जिन पे सिर्फ 8 ही रुपया मिला था और हमने मांगा भी सिर्फ 8 ही रुपये, तो ठीक है, 2 × 8 दैट इज 16। 16 कॉल सिनेरियो कुछ हमारा है नहीं। 80 और 16 को बाहर निकाल दो सर, 80 और 16 अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो 96 बाहर निकलेगा, तो यहाँ का टोटलिंग भी 96 होगा और सर यहाँ का टोटलिंग भी 96 होगा। यानी ये जो 100 ऊपर हमारा आ रहा है इसका टोटलिंग में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नीचे डबल लाइन से क्लोज्ड है। जो भी चीज़ नीचे डबल लाइन से क्लोज होता है इसका मतलब है कि अब नीचे का टोटलिंग को ऊपर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो 96 96 96 हमने यहाँ लिख दिया। नोट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी शोन सेपरेटली। आपको इक्विटी शेयर अगर यहाँ पे मिलता है ऐसा, तो इक्विटी शेयर अलग दिखाना है और प्रेफरेंस शेयर अलग दिखाना है। शेड्यूल 3 का पार्ट बी पे आ गए हम लोग। पार्ट बी हमसे क्या बोलता है सर? पार्ट बी होना चाहिए यहाँ पे। पार्ट बी हमसे क्या बोलता है? फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये बहुत इजी है, 1 मिनट का काम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम, इसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस लेस होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और फिर हमारा टोटल आ जाएगा। और जब हम लोग टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस लेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जब हम लोग टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है, पढ़ लेना। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमेशा पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का। चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है सर? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ऊपर में भी देखोगे तो बाबू सोना यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था, यहाँ पर भी देखोगे तो बाबू सोना यहाँ पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आता है? सैलरी, वेजेस, ये सारा कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है। और यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है एनाउंसमेंट में, जैसे सिक लीव, छुट्टी नहीं लिए तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सब आपके हिंदी मैंने करवाया था, कोई काम का नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अदर ग्रेचुइटी फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। फिनेंस कॉस्ट मतलब जो आप इंटरेस्ट ले रहे हो या अदर बोरोइंग वगैरह कर रहे हो वो फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है। डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन आपको मालूम है। हाँ, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ था जो मैंने बुक में रेफर करा दिया, अदर एक्सपेंसेस में ये सारा कुछ है, आप इसको आराम से देख सकते हो। डायरेक्टर का फी, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। बच्चे लोग डायरेक्टर का फी पता है कहाँ डाल देते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, राइट? जो गलत है। डायरेक्टर का फी कभी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। डायरेक्टर का फी हमेशा जाता है बाबू सोना आपका अदर एक्सपेंसेस में।
क्यों जाता है ये छोड़ दो, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा मेन एग्जाम में, बस इसको याद रख लेना कि डायरेक्टर का फी अदर एक्सपेंसेस में जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं जाएगा। इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को निपटा दिया है। सर आप बहुत फास्ट गए हो, फास्ट नहीं गया हूँ, जितनी नीड थी मैंने वो सब तो समझा दिया है। आपको ये जो भी नोट्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। न्यू टेलीग्राम चैनल लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। और मैंने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी हर चीज़ का काफ़ी सारा रिसोर्सेस अपलोड किया है आपके यूज़ के लिए, ज़रूर जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आज का क्लास यहीं पे